जब जालिम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाहों को छीनने का कानून बना रहे थे, तो मेरा दिल पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि काश अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेरे बाजू होते तो ये काला कानून नहीं बन सकता था। नमस्कार, मैं राजू रैन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज जिस तरह से जामियत उलमा-ए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी जी अपने सोशल मीडिया पर जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया, ख़ास करके असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी MIM की ख़ास करके नज़र रखते हुए उन्होंने बदरुद्दीन अजमल जी को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि असम के चुनाव में उनसे गठबंधन ना करें। अब इस पोस्ट को लेकर काफ़ी जो MIM के तमाम समर्थक हैं आज मौलाना महमूद मदनी जी को टारगेट पर रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी जी में क्या खराबी नज़र आया जो मौलाना महमूद मदनी जी को अपने सोशल हैंडल पर लिखना पड़ा कि ये MIM की जो पार्टी है वो जिन्ना की पार्टी है, वो कहीं न कहीं BJP के लिए काम कर रही है, वो RSS के एजेंट हैं। ये मौलाना महमूद मदनी जी कह रहे हैं। लेकिन तमाम बातों को नज़र में रखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है, आज तक जिस तरह से मुस्लिम तंजीम है जमीयत उलमा-ए हिंद, इन्होंने मुसलमानों के बीच क्या काम किया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से मैं मौलाना महमूद मदनी जी से कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जी को सांप्रदायिक ताकत कहा, BJP का टीम कहा, BJP का एजेंट कहने का काम किया, तो मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करना चाहूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीतकर सबसे पहले 1994 में वो MLA बनने का काम किया। दूसरी बात मैं और बता देना चाहूँगा कि अभी तक में कम से कम 5 बार वो लगातार लोकसभा सांसद रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अभी तक कितनी बार चुनाव लड़कर जो है विधायक बना है या सांसद बना है, ये आपसे मेरा सवाल है। और जितने भी जमीयत उलमा-ए हिंद के सदस्य हैं या उनके नेता हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहूँगा कि आपके नेता कितनी बार वो चुनाव लड़कर सांसद पहुँचे हैं, विधानसभा पहुँचे हैं। चलिए, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं ख़ास करके इस बिंदु को लेकर, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जी के समर्थन में बहुत लोग लिख रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी साहब जामियत उलमा-ए हिंद को 2 टुक में बांट दिया है। जो अपना चचा का नहीं हुआ वह कौम का कहां से होगा। वक्त का तकाजा है असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करने का, हर मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर बोलने का। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, मौलाना साहब कौम का लीडर नहीं है, सिर्फ एक मौलाना है, ये अली असगर लिखते हैं। दूसरी बात और बाबर गदा है, ओवैसी और हुमायूं ये खास करके लिख रहे हैं। बीच में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, जिस तरह से हुमायूं और ओवैसी की बंगाल चुनाव में गठबंधन हुआ है, इस विषय को लेकर काफ़ी लोग मुसलमानों में भी तकलीफ़ है कि आपने हुमायूं को क्यों साथ में लिया। और मैं अपने चैनल के भी माध्यम से कहना चाहूँगा कि ज़मीन पर मुसलमानों के बीच इस बात को लेकर आक्रोश है कि आखिर इस बाबरी मस्जिद के नींव से खास करके हम नई जो मुद्दा लोग भूल चुके हैं, कहीं न कहीं ये जख्म को कुरेदने का काम किया है। तो इस मामले को लेकर जो है मुस्लिम समाज नाराज़ हैं। दूसरी ओर चलते हैं, एक मोहम्मद फरीद हैं, एक फ़िरका परस्त बंदे के साथ हज़रत मौलाना मदनी साहब मजबूरी कह सकते हैं कि जितना कांग्रेस ने कहा है उतना ही ये कह सकते हैं। ये मोहम्मद फरीद लिखते हैं खास करके जमीयत उलमा-ए हिंद के चीफ महमूद मदनी साहब के लिए कि वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो दूसरी ओर ये है कि अशफाक हुसैन अंसारी, ये महमूद मदनी संसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये ऐसा कह रहे हैं अशफाक हुसैन अंसारी कि महमूद मदनी संसद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको सिर्फ किसी विशेष पार्टी का हिस्सा बनना है और कौम को बदनाम करना है। तो इस शब्द का मतलब होता है कि उसे चुनाव लड़ने का क्षमता नहीं है। मौलाना महमूद मदनी में उनको लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने का उनके अंदर काबिलियत नहीं है। दूसरी बात और जो लिखे हैं रागिब हुसैन, बिल्कुल हक बात है, असदुद्दीन ओवैसी अच्छे व्यक्ति हैं। दूसरी ओर लिख रहे हैं सैयद अब्दुल रहमान शनाई, महमूद मदनी मोदी के गोद में बैठा हुआ है।
चलिए तीसरा कमेंट जो है अब्दुल खालिक का, यह जमीयत मुसलमान के नाम पर सरकार से दलाली करती है और पैकेज के लिए किसी को भी मदद कर सकता है। तो इस शब्द का मतलब है कि मौलाना महमूद मदनी हमेशा से वो कौम को बेचने का काम किया। चुनाव के दरमियान में वो हमेशा कांग्रेस को मदद किया है और कौम के नाम पर लोगों को डराकर, बीजेपी के नाम पर डराकर, बीजेपी आरएसएस से उसको खौफ दिखाकर कहीं न कहीं ये कांग्रेस को मदद करने का काम किया है। दूसरी ओर मैं कहना चाहूँगा कि आप इस तस्वीर को देखिए, जिस तरह से आप, ठीक है मैं मानता हूँ कि आप कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं एमआईएम, तो इस तस्वीर में आप क्या कर रहे हैं? मोदी जी के साथ में आपकी तस्वीर ये क्या कह रही है, क्या बताना चाह रहे हैं आप? दूसरी ये तस्वीर देखिए, एक बहुत पुरानी फ़ोटो है जिसमें कि मनमोहन सिंह, मौलाना महमूद मदनी और पीछे देखिए एक और भी साथी हैं लेकिन नाम हम भूल रहे हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बड़े हस्ती जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ ये फ़ोटो मौलाना महमूद मदनी साहब खींचा कर ये अपने फेसबुक पर डालने का काम किया। ये बहुत मुश्किल से ये फ़ोटो मिला है। तो ये आप जो है किसी पार्टी के साथ बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो आप पर ये कोई आरोप नहीं है, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ओवैसी जी कहीं पार्टी से चले गए, अजमल बदरुद्दीन साहब से मिलने चले गए, उनके चुनाव प्रचार करने चले गए, तो आपने तुरंत फरमान जारी कर दिया कि भाई साहब, बदरुद्दीन भाई साहब, आपको जो है ओवैसी से दूरी बना के रखना है और इनको अपने गठबंधन में नहीं लेना है। तो बताइए ये कहाँ का नियम है? मैं तो अपने हैंडल से आपको कहना चाहूँगा, आप में अगर सही मायने में मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, आप एक बार विधानसभा की चुनाव लड़ें, लोकसभा चुनाव लड़कर आप सदन पहुँचे, आपको सियासत की समझ, सियासत की सूझबूझ आपके अंदर जो है जाग जाएगी। इसलिए कि आप लोग तो घर बैठे और किंग मेकर बनकर, हम दलाली नहीं कहेंगे, ये शब्द का दुरुपयोग हो जाएगा, हम किंग मेकर आपको दर्जा देते हैं ताकि आप बुरा ना माने। तो आप हमेशा कांग्रेस की या किसी पार्टी की आप रहनुमाई करते हैं, उसकी बातों को अमल करते हैं और कौम को कहीं कहीं उसको डाइवर्ट करके वोट दिलाने का काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से इतना चंदा उगाही करते हैं, पूरे देश में मुसलमान से चंदा लेते हैं, ज़कात और फितरा का पैसा लेते हैं, और विदेश से कितनी रकम आती है ये तो कोई हिसाब है ही नहीं, और चंदा जो उगाही करते हैं इसमें शामिल हमारे सरिया के लोग भी हैं, और इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जबकि ये कोई लाख 2 लाख का ये चंदा नहीं होता, लगभग करोड़ों, 10 करोड़ 20 करोड़ का चंदा होता है सालाना। लेकिन इस पैसे का कहाँ इस्तेमाल होता है ये कोई हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। और दूसरी ओर मैं लगातार हमेशा इस मामले पर आवाज़ उठाने का काम किया, और ये जब आप सार्वजनिक रूप से काम करते हैं जनता के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, आम लोगों के लिए, तो फिर ये सार्वजनिक हिसाब करने में क्या दिक्कत है? दूसरी ओर अब तक बताइए, ठीक है आप कहते हैं कि जो है एमआईएम जो है सांप्रदायिक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप 1994 से आप भी काम कर रहे, एक्टिव हैं राजनीति में, तो आपके पार्टी से कितने विधायक हैं ये सवाल है मेरा। दूसरी ओर आपके कितने सांसद हैं ये सवाल है। आप सिर्फ ये ज़मीन पे आप एक काम बताइए कि आपने, मैं खगड़िया ज़िला से रहने वाला हूँ, ताल्लुकात रखता हूँ, मेरे खगड़िया के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुसलमानों के लिए कितना स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम किया, शिक्षा संस्थान कितना खोलने का काम किया। आज मुसलमान शिक्षा में बहुत पीछे है। कहीं कहीं आपको मैंने कई बार टारगेट करते हुए मैंने कहा था कि आप क्षेत्र का दौरा करें। इमारत सरिया से भी मैंने गुजारिश किया कि आप क्षेत्र का भ्रमण कीजिए, हर मुस्लिम मोहल्ले में जाकर आप लोगों को जागरूक करें। आज जो दलित से भी जो पीछे ये समाज है, कहीं कहीं आपके ही कारण ये समाज पीछे, क्योंकि आप इसे जगाने का काम ही नहीं करते। और ये क्यों नहीं करते, ये मेरे जैसा कार्यकर्ता या समाज सेवी जो हैं, जो रिपोर्टर हैं, कहीं कहीं मजबूरी जो हमारे पास है कि ये समाज जागने वाले नहीं हैं। जब तक इसे कोई ठोकने वाला नहीं आएगा, इसे दहाड़ने वाले लोग नहीं आएंगे, जब तक इसे माई घुसा के पूछने वाले लोग नहीं आएंगे, तो इनको बात जो है समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहा है कि देखिए मौलाना साहब ये आलसी हो गए, ये चंदा खाकर ये पूर्ण रूप से आलसी हो गए, ये समाज के लिए कुछ भला काम नहीं करते। दूसरी ओर मैं बताने का प्रयास करूंगा, जब भी कोई घटना होती है तो राजू राइन हमेशा
अल्पसंख्यक हो या जो भी सभी समाज का मैं आवाज़ उठाने का काम करता हूं, लेकिन विशेष तौर पे मैं चर्चा करना चाहूँगा अल्पसंख्यक मुसलमान पर। जब भी कोई घटना हुई है तो आज तक जामियत उलमा हिंद या इमारत शरिया या किसी भी जो मुस्लिम तंजीम है उसका आज तक एक पैसा का मदद नहीं मिला है, ना पैरवी से ना पैगाम से। दो भाई में मुसलमान झगड़ा करते रहते हैं, दो पड़ोसी अपने आप में। एक घटना मैं खगड़िया का बताना चाहता हूँ। मैंने मुस्लिम समाज से कहा कि आपके रहबर कौन है, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण आप सुनिए कि उन्होंने कहा कि मेरा रहबर कहाँ है। तो आप समझिए ये लोग जो हैं कम से कम एक फ़ोन करके किसी मामले को सुलझा नहीं सकते, तो हम इनको लीडर क्यों माने या मुसलमान इसको लीडर क्यों माने? अगर लीडर कोई मानता है तो वो जाने, लेकिन मुझे इनके बारे में आज तक कोई काम हम लोगों को समझ में नहीं आया कि मौलाना महमूद मदनी साहब इनका काम क्या। बस ये लोगों को कहते हैं कि हम केस लड़ रहे हैं, हम फना कर रहे हैं, ये ढकाना कर रहे हैं। तो आप दिखाइए कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। आप केस लड़ना छोड़िए, आप समाज को जागरूक कीजिए, शिक्षा से, रोजगार से। आप कम से कम साल में आप लोगों को रोज़गार दिलाने का काम करें, शिक्षा से जोड़ने का काम करें। आपको मैंने ये काम कभी नहीं देखा। आप कहिएगा कि मेरे पास मदरसा है, ये है, तो ठीक है आप मदरसा चलाने का काम कर रहे हैं, तो लेकिन आप ये बताइए कि आखिर आप इतना मदरसा चला रहे हैं तो मुसलमान शिक्षा से पीछे क्यों है? अब कुछ लोग दलील देने के लिए कहेंगे हम ये कर रहे हैं, तो हकीकत ये है कि आप मुसलमान को इस कदर जो है पीछे धकेलने का काम किया है। आप हिंदू भाइयों से भी इनका रिश्ता ख़राब करने का आप लोगों ने काम किया है। आप हमेशा इसको एक करने का काम प्रयास नहीं किया, इसको अपने फ़ायदे के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए कहीं न कहीं इसको समाज से डिवाइड करने का काम किया है। आज ये हालात है मुसलमान का कि आज आप इनको इस लायक भी नहीं बनाया कि वो लोगों को जवाब दे सके, लोगों से बात कर सके। आप इस काबिल भी नहीं बनाया। ये सवाल है आपसे, और आप जिम्मेदार हैं। राजू राइन आप पर हमेशा उंगली उठाने का काम करेगा, ये आप जान लीजिए। ये मेरा छोटा सा संदेश था। और दूसरी बात, आप जिस तरह से सांप्रदायिक ताकत कहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को, MIM को, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसलिए कि लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का आज़ादी है। वो हर व्यक्ति अपना चुनाव ये पूरे देश में चुनाव लड़ सकता है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो ही मुसलमान है, आज युवा कम से कम ये रुचि कर चुका है कि हम भी जो है MIM के साथ जुड़कर सियासत करने का काम करें, उनसे जुड़ें, कुछ सीखने का मौका मिला है। और आपके जो जामियत उलमा हिंद से एक पैसा का या सियासत की सूझ हो या शिक्षा की सूझ हो या जो भी सामाजिक जो समस्या है, आपसे किसी तरह का फ़ायदा नहीं मिला है, ये मेरा दावा है। और चलिए, छोटा सा संदेश था। अगर किसी को देखिए बुरा लगा, हकीकत ज़मीनी यही सच है। मैं हर जगह घूमता हूँ भाई, मेरे बात का किसी को निजी मैं दिल दुखाने के लिए ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा जीवन है समाज के लिए कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करें, ताकि लोग देखिए, जब तक हमारे पूर्वज अगर मेहनत नहीं करते तो आज हम इस डिजिटल कैमरा के सामने आज हम बात नहीं कर रहे होते। आज एक बंडी पहनकर, शर्ट पहनकर, एक माइक लगाकर आज हम आपके सामने बात नहीं कर रहे होते। ये कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों का देन है, और हम जो मेहनत करेंगे तो ये हमारे आने वाले फ्यूचर जो बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदे होंगे। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।